हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 28 जून को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, वो पेपर 1 डिस्कस करेंगे हम। ऑलरेडी 101 क्वेश्चन पेपर्स जो है हमारी प्लेलिस्ट में हो चुके हैं। ये हमारी 102nd क्लास है, 102वीं क्लास है। ठीक है जी। जून के पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। 102 है तो 103, 104 और 105 ये 3 क्वेश्चन पेपर ही रह जाएंगे आज की क्लास के बाद। वो भी जल्दी जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद पेपर 1 की मैराथन्स भी शुरू करनी है। ठीक है, विद क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने। मैराथन्स में आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है ये वीडियो, सो फ्रीली सारी क्लासेस इनकलकेट लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल कोई है नहीं मेरा, तो वो चीजें आप ध्यान रखें कि आप जो है इधर उधर से या कहीं यही वीडियोस जो है कोई वही है ना, इंटरनेट का जमाना है, आपको पता भी नहीं होता जब तक चीजें पता चलती हैं तो कोई वो जो है वो आपकी वीडियोस को बेच चुका होता है। सो वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप माइंडफुल रहे थोड़ा सा। ठीक है, जब भी कहीं पैसे खर्च करें। एंड सारी की सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। पढ़ना आपको है, वो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। एक पेन पेपर उठाइए और ये 50 के 50 क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व कीजिए। चाहे वीडियो को रोक के सोल्व कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, और फिर उनके आंसर्स जो है वो मैच कीजिए मेरे साथ साथ कि आपका सही है या नहीं है और क्या गड़बड़ हुई है। ओके, तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। ये इजी सी स्ट्रेटेजी होती है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ और सबको पता है। बस जेआरएफ उनका होता है जो इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज को। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो क्लास नंबर 101 थी उसके डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन नंबर 3 था, जहां पे मैंने आपको बोला था कि मेरा आंसर गड़बड़ आ रहा है, आप लोग बताइएगा। वो गलती से, वो जो मैंने गलती की, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत छोटी सी गलती होती है, आपकी आंखों के सामने होती है, लेकिन आपको वो नहीं नजर आती। पता नहीं क्यों नहीं नजर आती। और वही चीज आप जो है पेपर में भी करते हैं। तो उससे कैसे बच सकते हैं वो आज मैं बताने वाली हूँ। ये था वो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला गया था कि जो नंबर ऑफ टोटल बुक्स हैं, हार्ड बाउंड बुक्स और पेपर बुक्स जो हैं, जो हाईएस्ट सेलिंग शॉप है और लोवेस्ट सेलिंग शॉप है, तो वो कितनी हायर है वो पूछा है। इनको जोड़ना था। मैंने 35 और 2 देख के 3700 लिख दिया था। ठीक है, एंड फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हुई ही नहीं है, मैंने तो कोई गड़बड़ ही नहीं की है। क्या हो रहा है, वो तो आंखों के सामने बट नहीं नजर आ रहा है। आप इस तरीके से जोड़ लेना भाई प्लीज। ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ के चांस बचे ही ना और ये 5500 आए जोड़ने में। ओके, सो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना 35 और 2 देख के फटाफट में 3700 आप लिख सकते हो। फिर आप चाहे कितनी माथापच्ची कर लो, क्योंकि आपने टोटल तो कर ही लिया, आप टोटल वही लोगे, आपका तरीका सही होगा लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तरीका अपना बिल्कुल सही था। हमें लोवेस्ट और हाईएस्ट जोड़ने हैं। ये कितना था देखो, 5500 और 6600, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, तो हाईएस्ट है 12100। लोवेस्ट अपना ये 5500 था, ना कि 3700। तो इसमें से 5500 आपने माइनस करना है, 6600 आपका आंसर आ जाएगा। 6600 जो है, आप अभी क्या करना है, हमें कितना हाई है वो आपसे पूछा है, तो डिफरेंस है 6600 डिवाइड बाई 5500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज आना था जी। 11 5 55, 11 6 66, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 120% आपका आंसर आ जाता। ओके, सो ये छोटी सी गलती हमसे हुई थी, तो ये टोटल करने में, तो ये टोटल आप गलत ना करें। आप लिटरली जब भी डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सोल्व करें, एक अलग से शीट मांग ले, जो रफ शीट हमें मिलती है पेपर में। उस शीट के ऊपर आपको ऐसे सोल्व करना है जैसे इस शीट के कैलकुलेशंस को देख के ही आपको नंबर मिलेंगे। सो बहुत फेयर फेयर, जैसे हम एग्जाम में सोल्व करके आते हैं, बहुत फेयर फेयर आपको सोल्व करना है। इजी से इजी कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भाग है, वो भी बहुत आराम से तसल्ली से करना है कि 3500 में 2000 जुड़ेंगे। ऐसे जोड़ के देखो इनको, ताकि गड़बड़ के कोई चांस ही ना बचे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तरीका आपको पता होगा। ऐसी छोटी मोटी कोई गड़बड़ जो है वो आपका क्वेश्चन खराब करा देगी और जेआरएफ रुक जाएगा 1-2 नंबर से। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सोल्व बता दिया है। जिस बच्चे ने जो है कमेंट में बताया था उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैंने उसको रिप्लाई भी कर दिया था कि राइट। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का।
सो ये आपकी सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब आते हैं आज की क्लास पे। सो 102वीं क्लास, पहला डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। ये भी इजी है अगेन, बट देखो अगेन यहाँ भी बहुत लंबी लंबी जो है वो स्टेटमेंट्स है, ये डिजिट्स हैं। सो इनकी वजह से गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत, तो बेटर है कि आप जो है कंप्लीट, अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो मैं ऐसे 2,30,000 लिखूंगी और उसके नीचे 2 लाख लिखूंगी और फिर माइनस करूंगी। तो थोड़ा सा माइंडफुल आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, तो कि कंफ्यूजन ना हो कोई भी, क्योंकि छोटी सी गड़बड़ आपका क्वेश्चन गड़बड़ गड़बड़ करा सकती है। ओके, चलिए जी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 4 आइटम्स हैं, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी। देन आपके ईयर दे रखा है 2015, 16, 17, 18, 19। विच आइटम मेंटेन्स प्रॉफिट इन द सेम परसेंटेज ऑन कॉस्ट एवरी ईयर। तो कॉस्ट के ऊपर, यानी आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कीजिए। जब ये माइनस कर दिया तो जो वैल्यू आई वो वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी वो वैल्यू आ गई, वो आपका प्रॉफिट या लॉस आ गया, इनमें सब में प्रॉफिट ही आएगा। सो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। इन्होंने बोला है प्रॉफिट इन सेम परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ठीक है। सो कॉस्ट, हर एक कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर इन्होंने बोला है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा जिससे आपको परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको ये परसेंटेज सबके लिए निकालनी है, चारों आइटम के लिए निकालनी है, और 2015, 16, 17, 18, 19 सबके लिए निकालनी है। सो बेटर आप जो है ये परसेंटेज इसी क्वेश्चन में निकाल लो, आपके आगे के चारों क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। ओके, सो इट्स बेटर कि आप या तो चारों क्वेश्चन देख लिया करो, अभी तो चलो मैं करवा रही हूँ, वरना पेपर में आप जो 4-5 क्वेश्चन है उनको देखिए, आपको लग रहा है कि हाँ सारे डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो सारा डाटा एक बार शांति से बैठ के कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, सो परसेंटेज सोल्व कर लोगे सब में, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट आया डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। चलिए, ये जो है आपका फॉर्मूला रहेगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ये आपकी कैलकुलेशन रहेगी। ओके, सो ये देखो, यहां से ये माइनस करोगे 30,000, ये 21,000, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। अगेन यहाँ पे भी ये प्रॉफिट है, मैंने माइनस कर दिया है। ये सारी चीजें ठीक है, आज कोई गड़बड़ हुई नहीं है बिल्कुल भी। सो ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि ना बड़े क्वेश्चन में फिर भी गलती नहीं होती, हम बहुत संभल के करते हैं। जो छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है ना, उसमें कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आगे पता नहीं क्या ही होता है, आप वो जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी थी वो भूल जाते हो, और आप भी मेरी तरह 3500 और 2000 देख के जो है आप कर सकते हो कि अच्छा 3700 ही आएगा। सो वो चीज गड़बड़ ना हो। ओके, विच आइटम मेंटेन्स प्रॉफिट इन द सेम परसेंटेज, तो देखो ये रहा परसेंटेज। सो पहला आइटम जो है वो सेम परसेंटेज मेंटेन कर रहा है, दूसरे में एक जो है उसमें 11 आ गया, तीसरे में आपका जो है वो 15, 15, 10 एंड देन 15, 15 आ गया। देन आपका है यहाँ पे भी 15, 16, 17, 18, 19, ये परसेंटेज आ गया। ओके, तो इन्होंने पूछा है सेम परसेंटेज मेंटेन कौन कर रहा है, तो ए वाला आइटम मेंटेन कर रहा है, इजी। ओके, देन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल प्राइस ऑफ द आइटम डी ऑन 2009 ऑन कॉस्ट ऑफ 2015। तो ये देखो, सेल प्राइस ऑफ आइटम डी 2000, ये है आइटम डी, ये है 2019, ठीक है। यहां पे ये है सेल प्राइस। ओके, देन ये बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 2015, ये है 2015, सेम डी का ही ये चीज, ठीक है। सो अब आपको ये कॉस्ट प्राइस लेना है, ये सेलिंग प्राइस लेना है, प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद उसका परसेंटेज निकालना है। हो जाएगा, हो जाएगा। 40,460 में से 25,000 माइनस करो, डिवाइड बाय 25,000, मल्टीप्लाई बाय 100, 61.84 आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, प्रॉफिट ऑफ विच आइटम इंक्रीजेस बाय 1% एवरी ईयर, तो प्रॉफिट तो हमने पहले ही निकाल लिया है, 1% तो डी आइटम का इंक्रीज हो रहा है, ये देखो 15, 16, 17, 18, हर एक साल 1% इंक्रीज होना, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा आइटम डी, ठीक है जी। चलिए, which item has 10% gain in the percentage of profit in last year than its percentage of profit in the first year? Okay, which item has 10% gain in percentage of profit in last year? So last year में 10% gain, then its percentage of profit in the first year. तो पिछले साल के कंपैरिजन में 10% का आपसे पूछा है, ये हमने 10% देखो, यहाँ पे 10% है, सब पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो ये 10% आ जाएगा सब में। आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा, बी। ओके, which item has profit in the same percentage on cost during first two and last two years, यानी बीच वाले ईयर में गड़बड़ है, तो ये भी हमने किया था। देखो बीच वाला ईयर 10 है, बाकी 15, 15 है सारे। सो आंसर आपका सी हो जाएगा। सो इजी था, बस आपको वो परसेंटेज पहले बार में कैलकुलेट कर ली तो और इजी हो जाएगा। ओके,
Chronologically arrange the following organization in the order of their year of establishment. नीति आयोग कब आया था जी? 2015 में आया था, जब 2014 सितंबर अक्टूबर के अराउंड जो है वो मोदी सरकार आई थी। तो उन्होंने 2015 1 जनवरी 2015 से ही प्लानिंग कमीशन हटा के अपना नीति आयोग बना दिया। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1951 में आया था, स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में आया था। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च ये 1969 है क्या? ये उससे पहले है। चलो ये तो मुझे पता है कि नीति आयोग सबसे लास्ट में आएगा, प्लानिंग कमीशन सबसे पहले आएगा, देन ये आएगा। सो बी सी ए करके देखो, कुछ बी सी ए, ये वाला फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फोर्थ। तो कब आया था ये? 1969, ठीक है, ठीक है, 1969 में। ये आईसीएसएसआर के साथ ये दो और भी पूछे जाते हैं, मैंने ये भी ऐड कर दिए हैं, कंपेयर करके आप याद कर लेना। आईसीएचआर और पीआर, हिस्टोरिकल रिसर्च 72 में और 77 में फिलोसॉफिकल रिसर्च। सो ये 69, 72, 77, एसआर, एचआर, पीआर, ये आपको याद रखना है जी। ओके। In which type of research researcher observes the subject by being a part of their group? तो आप उसमें जाके पार्टिसिपेट करके फिर देखते हो, तो आप उनके कल्चर को जानने की कोशिश करते हो। ये यूजुअली एक्सपेरिमेंटल नहीं, एथनोग्राफिक रिसर्च में होता है, ठीक है। एथनोग्राफिक रिसर्च में ये आपको देखने को मिलेगा। इजी है। एथनोग्राफिक में आप बस ट्राइब याद रखो कि ट्राइबल एरिया में आप जाके और उनके पास रह के फिर आप जो है वो एक्सपीरियंस गेन करके और तब आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उनके बारे में जानना चाह रहे हो, वो एथनोग्राफिक है। यूजुअली हम कल्चर के ऊपर फोकस इसमें ज्यादा करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रिवर्स आर फ्लोइंग वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम। हाँ ठीक है, फ्लोइंग है, रिवर्स तो बह रही है ना, और एक्वेटिक इकोसिस्टम है। पॉन्ड्स जो है वो स्टिल वाटर है, ठहरा हुआ पानी है, ये बात भी ठीक है। स्ट्रीम जो है वो स्टिल वाटर नहीं है जी, वो भी तो बह रही है, ठीक है। स्ट्रीम धारा कोई तो बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। डेल्टाज आर ब्रैकिश वाटर एक्वेटिक सिस्टम, ये ठीक है। डेल्टा होता है जहां पे नदी जो है वो समुद्र में मिल रही होती है। सो ये जो एरिया बनता है इसमें ब्रैकिश वाटर आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है वो डेल्टा होता है यहाँ। ओके, सो आपका ए, बी और डी सही हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। एजुकेशन कमीशन दे रखे हैं, चेयरपर्सन दे रखे हैं। सैम पित्रोदा ये आपका नॉलेज कमीशन का है, ठीक है। थॉमस रैले इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, रैले कमीशन बताया था आपको। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, ठीक है। ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लगा लो। मुदालियर जो है वो अपना सेकेंडरी हो गया। इजी क्वेश्चन, 3 4 2 1 आंसर सेकेंड। ओके। So the following is not a characteristic of computer. So free from monotony, immensely versatile है, उसकी खुद की इंटेलिजेंस है, डिवॉइड ऑफ इमोशंस है, इमोशंस नहीं होते हैं, बात ठीक है। पर खुद की इंटेलिजेंस कहाँ से हो गई कंप्यूटर में? फिर तो कंप्यूटर और इंसान में फर्क ही नहीं बचा। तो खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, जो कोडिंग हम डालते हैं वही इंटेलिजेंस है उसके अंदर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो 16 रेज टू पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 4 30.36। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करें? पहले तो हमें बेस सेम करना पड़ेगा। जब बेस सेम होता है तो मान लो ए एक्स इंटू ए वाई, तो ये ए एक्स प्लस वाई बन जाता है। ओके, सो वही चीज हमें करनी है। पहले हम इसको 4 चौके 16 होता है ना, तो 4 की पावर 2 0.32 इंटू 4 की 0.36, इतना ठीक है। जब ऐसे कोई वैल्यू तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 4 की पावर तो हो गई 0.664, और ये अपने पास होगी 4 की 36। अब मैं इनको जोड़ सकती हूँ, ये 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36, 6 और 4 10, 4 10, एक आ जाएगा 4 रेज टू पावर 1, इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने की, आपको सेम बेस में लाने की कोशिश करनी है। ओके, अब आगे वाले कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैंने बता दिए हैं। ये देख लो, यहाँ पे b का 1/25 है, 8 की ये दे रखी है इन्होंने। तो 8 का 1/3 यानी क्यूब रूट निकालना है अपने को 8 का। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 2 हो गया इसका। यहाँ पे इसका 3 हो गया, तो 3 और 2 5 हो गए, 5 का स्क्वायर हो गया, 5 5 25, 25 डिवाइड बाय 25, आंसर ही 1 आ गया आपका, ठीक है। अगेन ये 1/5 -1/5, देखो 1024 अगर -1/5 है तो इसको प्लस करने के लिए मैं 1/22 ये कर दूंगी, और ये 1/5 हो जाएगा, माइनस की जो है प्लस का हो जाएगा। ओके, अब इसकी 5 किस चीज को मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूं, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके और देन दिस, तो ये आपका 64 चौके 256 होते हैं, नहीं 64 चौके
5 4 चौके 16 4 चौके 16, 1 6 चौके 24 और 1 25, ठीक है 256। और मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 1 0 2 4 आ जाएगा, तो यानी 4 का 5 बार है, ठीक है। सो इट्स लाइक 1/4, इसका कितना आ गया। या आप इसको बाद में सोल्व कर लेना माइनस को, पहले आप ये सोल्व कर लो कि 4 की पावर 5, ये माइनस 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल, सो ये 1/4 की पावर 1 आ गया, दैट्स इट। ओके, सो ये 1/4 में तो आप फिर वही 4 दूनी 8 एंड 4 5 20, 0.25। अगेन 8/125 और 1/3 है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का क्यूब, देन 5 5 25, 25 5 125, तो ये ओवरऑल क्यूब आ गया। इस सारे का -1/3 था, 3 से 3 कैंसिल, -1 को +1 में करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5/2, 3/2, 5/2, रुको भाई, हाँ ये गड़बड़ हुई है, 5 आएगा, ठीक है, 5 5 25, 25 5 125, 5/2 आएगा। सो 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी सीक्वेंस क्या रहेगी, सीक्वेंस तो वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है, क्योंकि 1.5 भी 1 से ज्यादा ही था, तो सीक्वेंस तो अपनी सही थी। यहाँ पे ये सीक्वेंस क्या आ जाएगी, ये अपना 4 था, देन आप डी की बात करोगे तो 2.5 है, तो 4 2.5, देन आपका 1 यानी बी, और देन आपका 0.25। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो आपको डरना नहीं है, देख के आपको कोशिश करनी है सोल्व करने की। Which characteristics define an ideal analogy in logic? तो लॉजिक में जब आप एनालॉजी की यानी कंपैरिजन की, सेम सेम चीजों की बात करते हो, तो आप क्या देखते हो, आप जो शेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है, डिसिमिलर सब्जेक्ट है, क्लियर रिलेशन है, तो आप क्या क्या चीजें देखोगे, जो उसमें शेयर्ड चीजें हैं, सिमिलर चीजें हैं, वो देख के ही तो आप क्या करोगे, एनालॉजी बनाने की कोशिश करोगे। ओके, जरा ये भी डी हो जाएगा, सिमिलर, शेयर, और आपका ये क्लियर रिलेशन आप देखोगे। डिसिमिलर चीजें आप नहीं देखते, आप सेम चीजें देखते हो। एनालॉजी का मतलब ही कंपैरिजन होता है कि आप सेम सी सिचुएशन बना रहे हो और उसके बेसिस पे समझा रहे हो कुछ। Choose the wrong statement. CD is an example of optical device. Floppy is an example of magnetic device. Pen drive is an example of magnetic state device. और memory card is crystal state डिवाइस। तो आंसर आपका सी और डी हो जाएगा, ये दोनों गलत हैं, पहले दोनों ठीक है। सीडी जो है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है रीड और राइट के लिए, फ्लॉपी डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिवाइस होती है। अब आपको याद होनी चाहिए, पेन ड्राइव जो है वो प्राइमरीली फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, और मेमोरी कार्ड्स जो है वो फ्लैश मेमोरी को यूज करते हैं, जो कि एक सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, ना कि क्रिस्टल स्टेट। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो ग्रुप कम्युनिकेशन, ड्रीमिंग थोड़ी ना कम्युनिकेशन होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तो ठीक है, रीडिंग और ड्रीमिंग कोई कम्युनिकेशन के टाइप्स नहीं होंगे। ओके, ए सी ई हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग कमेटीज एंड कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। कई बार लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट भी बोल देते हैं, तो आपको बहुत माइंडफुल होके ध्यान से देख के जो है वो सोल्व करना है क्वेश्चन। ओके, एजुकेशन कमीशन ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई थी, देन कमेटी और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आया था, उससे पहले तो नहीं होगा। यानी कि मेरा ई और बी जो है वो उसके बीच में आपको चीजें नजर आएंगी, ये देखो ई बी, उसके बाद यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जो मैं आपको डाटा बता देती हूँ, आप ध्यान रखना उस चीज को। आंसर आपका सेकंड रहेगा, पहले आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। रिलीजियस और मोरल इंस्ट्रक्शन वाला भी एक बार आया हुआ है पेपर में, मैंने पीवाईक्यूज में करवाया हुआ है, सो आई होप आप में से किसी को तो याद होगा ये। सो रिलीजियस और मोरल इंस्ट्रक्शन, ये श्री प्रकाश कमेटी थी, तो 1959 में। देन सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961 में। देन 1964-66 में एजुकेशन कमीशन, और 86 में आपकी पॉलिसी। ओके, Which ancient university was located in present-day Odisha and was prominent center of Buddhist learning? नदिया वेस्ट बंगाल में है, नालंदा बिहार में है, विक्रमशिला बिहार में है, पुष्पगिरी ओडिशा में है। ठीक है, तो ये याद रखना है, नालंदा और विक्रमशिला प्रेजेंट डे बिहार में है। नदिया या नवदीप बोलते हैं इसको, ये जो है आपको गोपालपुरा और शांतिपुरा, यहाँ आपको ये 3 एजुकेशनल सेंटर्स हैं इसके, नवदीप, गोपालपुरा और शांतिपुर। कहाँ थी ये, गंगा और जालांगी रिवर जो है उनके कॉन्फ्लुएंस पे आपको ये देखने को मिलती है इन प्रेजेंट डे, नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में।
पुष्पगिरी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इसमें ओडिशा में, ठीक है। सो इट वाज स्प्रेड अक्रॉस 3 हिल्स, ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, एंशियंट टाइम पे कलिंगा किंगडम के टाइम पे, मॉडर्न डे ओडिशा है वो, ओके। एंडोक्राइन डिसरप्शन केमिकल्स, ओके, स्टिमुलेट कर देता है या रिटार्ड करता है हार्मोन प्रोडक्शन को, स्टिमुलेट एंजाइम प्रोडक्शन, इनहिबिट कर देगा डीएनए प्रोडक्शन को और इंक्रीज करेगा एमआरएनए की सीक्वेंसिंग को। सो ये हार्मोन्स जो है उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा जी, आंसर फर्स्ट रहेगा। स्टिमुलेट या रिटार्ड कर देगा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को, तो वो एंडोक्राइन डिसरप्शन केमिकल्स जो वो डिसरप्ट कर देंगे सिचुएशन को, अब वो रिटार्ड भी कर सकता है हार्मोन प्रोडक्शन को और स्टिमुलेट भी कर सकता है, ओके। तो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। Which one of these is a way to overcome communication barriers? तो कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए है? रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, बात तो सही है। ट्रांसलेटर का यूज कर लो, नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट, खुद की लैंग्वेज यूज करोगे तो अगले को नहीं समझ आई, हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। कम्युनिकेशन ना ही करना, ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ट्रांसलेटर यूज कर लेना, इसमें भी आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। आप रिस्पेक्ट करो जो एक दूसरे के क्या है डिफरेंसेस है उसको, आप रिस्पेक्ट करोगे तो सॉल्यूशंस अपने आप निकल आएंगे, ओके। सो वो ओवरकम करने में हेल्प करेगा आपको। देन है जी फिगर्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, तो ये आपको फिगर्स दे रखे हैं, ये मैंने आपको करवा रखा है ना कि एसपी तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये कॉमन रहेगा, लेकिन आपकी फर्स्ट मेजर टर्म माइनर टर्म में एमपी एसएम है, पीएम एसएम है, तो ये चीजें आपको पता हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 फिगर्स हैं, मैंने करवा रखे हैं, ये जो है फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये देखो एमपी एसएम, पीएम एसएम, एमपी एमएस और पीएम एमएस, तो ये आपको याद रखना था। अगर ये याद होता तो ये पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म के हिसाब से 4 फिगर्स आपको पता होते हैं, ओके। सोशल मीडिया और स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर दे रखा है, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल और एसएमएस। मेथड ऑफ सेंडिंग लॉन्गर मैसेजेस अलोंग विद अटैचमेंट्स वाया इंटरनेट, तो ये तो ईमेल है, ठीक है, ईमेल साउंड कर रहा है अभी तक तो। अ मेथड ऑफ सेंडिंग स्मॉल टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर, स्मॉल है तो एसएमएस हो गया, एसएमएस ही तो भेज रहे हो, ये बोल तो दिया स्मॉल टेक्स्ट मैसेज, ओके, तो ये दूसरा हो गया। अ पेज और कलेक्शन ऑफ पेजेस ऑन इंटरनेट अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये वेबसाइट हो गई उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। मेटा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया, ठीक है। सेकंड 3 4 1 2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पेस इज कोडेड एज, तो पेस का कोडिंग ये है, बॉल का कोडिंग क्या होगा? सो पी ए सी ई, तो देखो ए बी सी डी ई 5वें नंबर पे, ठीक है, ए बी सी तीसरे नंबर पे, देन ए फर्स्ट, देन पी कौन से पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी 16th नंबर पे है भाई, ठीक है। अब देखो इनका स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16 का आया तो 256, 1 का 1, 3 3 9, 5 5 25, पेस की आ गई ना वैल्यू। ये पैटर्न ढूंढना था आपको, ओके। सो बॉल की क्या होगी, तो ए बी 2 फर्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 12, ठीक है। सो 12 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर तो 2 बार करना पड़ेगा, राइट। तो 2 दूनी 4, 1 12 का 144 एंड देन 144, तो देखो 411 और 44 144, 411 44 144, फर्स्ट आंसर आ जाएगा जी, ओके। ये लो, ये आपका सोल्यूशन। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फ्लैंडर सिस्टम, तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, किसी बच्चे ने ये भी बोला था कि मैम आप कराते हो बहुत अच्छा है, थैंक यू, अगर ये भी पॉसिबल हो पाए कि आप हर एक क्वेश्चन पे ये बता दो ये कौन सी यूनिट से है, तो वो चीज मैं अभी मैराथन करवाऊंगी ना, तो मैंने इन क्वेश्चंस को भी जो इस बार के क्वेश्चंस हैं उनमें से भी सिलेक्ट करके सारे क्वेश्चन जो वो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ये फ्लैंडर सिस्टम ये टीचिंग एप्टीट्यूड से है, कोई पीरियड मतलब आपको ना क्लियर कट डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। बहुत रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको समझ ना आए कि ऐसे टीचिंग में डालें या हायर एजुकेशन वाले यूनिट में डालें, अदरवाइज बाकी सारे क्लियर कट दिखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का पता है आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन का पता है, जो मैथ्स वाले क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग वगैरह वाले, जैसे कोडिंग वाला था वो सारे 5वें यूनिट में आ जाएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग वाली में। लॉजिक वाले होंगे जितने भी फैलेसीज या लॉजिकल रीजनिंग
रीजनिंग से रिलेटेड है वो सारे आपको छठी यूनिट के पता चल जाएंगे। पीडीई के अलग से पता चल जाएंगे, ठीक है, कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है या एसडीजीज है, वो सारी चीजें। उसके अलावा रिसर्च के भी क्लियर कट समझ आ ही जाते हैं कि रिसर्च के बारे में पूछा है। देन उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन में या आईसीटी में कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो ये फिल्मों के नाम वगैरह कई बार पूछ लिए जाते हैं वो कम्युनिकेशन वाली यूनिट में आएंगे, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड अ वर्ड मीडिया, सो वो उसके अंदर मीडिया मेंशन कर रखा है उन्होंने। सो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन देखोगे, सिलेबस देखोगे तो। फ्लेंडर के सिस्टम में 10 कैटेगरीज ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस है, सही बात है। टीचिंग बिहेवियर मोलर है ना कि मॉलिक्यूलर। टीचिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस इज एम्ड एट बोथ प्यूपिल एंड टीचर, हाँ ये ठीक है, इन्फ्लुएंस तो दोनों को करेगा। देन टीचिंग बिहेवियर इज नॉट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी बी और डी हो जाएगी। बी इसलिए क्योंकि टीचिंग बिहेवियर में जैसे हम बोलते हैं ना टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर जा रहे हो, वैसे ही जो पुराना पैराडिग्म था वो मॉलिक्यूलर था, न्यूअर पैराडिग्म में हम मोलर को मान के चलते हैं, ठीक है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए आपसे। सो क्योंकि टीचिंग का जो बिहेवियर है वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी फोकस करता है, सो दैट इज मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज आपको मिल जाएंगे कि हम मॉलिक्यूलर टू मोलर में जा रहे हैं टेक्निकली, ठीक है। सो वो मोलर ही होना चाहिए टीचिंग बिहेवियर, तो उस हिसाब से तो ठीक होना चाहिए ये। बट मोलर में हम ब्रॉडर लेवल की चीजों को लेके चलते हैं, मॉलिक्यूलर में हम हर एक छोटी छोटी चीज को लेके चलते हैं। तो टीचिंग बिहेवियर में हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का, ठीक है। सो वो चीज के हिसाब से शायद ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत बोली है। अदरवाइज ये नई चीज जो है मैंने भी खुद पढ़ी कि मोलर टू मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर टू मोलर एक नया पैराडिग्म शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। बट बिहेवियरल एनालिसिस की आप बात कर रहे हो, तो टीचिंग के बिहेवियर की जब आप बात करोगे तो ये बोल रहा है कि मोलर है, मॉलिक्यूलर नहीं है। तो वो दोनों ही है टेक्निकली देखा जाए तो, ब्रॉडर लेवल पे भी बात कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर को छोड़ नहीं सकते हैं हम, वो बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करेगा, ओके। ये ब्रॉड व्यू पे फोकस करेगा। Which means of knowledge involves deriving knowledge from linguistic utterances of reliable person? तो कौन सा नॉलेज जो है वो प्रमाणा जो है, हमने प्रमाणा ये लॉजिकल रीजनिंग में हम पढ़ते हैं छठी यूनिट में, इन्वॉल्व्स डिराइविंग। आप जो है किसी इंसान की बातों पे भरोसा करके उस चीज को सच मान रहे हो, तो शब्द है ये तो साफ साफ, ना कोई अनुमान लगा रहे हैं, ना कोई प्रिजम्पशन है, ना प्रत्यक्ष है जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, ये शब्द है जी, वर्बल टेस्टिमनी है, ओके। एज पर NEP 2020 document, National Research Foundation will be governed by तो Council of Minister from State and Center, Committee of Expert from UGC members। तो किसके ऊपर जो है ये NRF जो है वो कौन गवर्न करेगा? तो देखो NEP 2020 से बहुत डिटेल में क्वेश्चन आने लग गए हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो वो 66 पेज, या तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लो जो मैंने पढ़ा रखा है, अदरवाइज वो 66 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसको लाइन टू लाइन भी पढ़ लो भाई, ओके। सो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर थर्ड होगा, रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये मेंशन कर रखा है आपके NRF विल बी गवर्नड इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट बाय रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्टिंग ऑफ वेरी बेस्ट रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स अक्रॉस फील्ड्स। ये प्राइमरी एक्टिविटीज जो NRF करेगा उसके बारे में बता रखा है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने डायरेक्टली आपकी वीडियोस की PDF से उठाई है, जो ऑफिशियल PDF है NEP 2020। ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। शॉपकीपर परचेजेस मिल्क एट द कॉस्ट ऑफ 60 रुपए पर केजी आफ्टर एडिंग वाटर, जो कि फ्री है, वो बेच रहा है उसको 62 रुपए पर केजी, प्रॉफिट बना रहे हैं वो 10% का। तो किस रेशियो में जो है आप उसको मिल्क और वाटर को उसने मिक्स किया है, वो आपसे पूछा है। आंसर आपका बी रहेगा। कैसे सोल्व करेंगे? कॉस्ट प्राइस दे रखा है प्योर मिल्क का 60, सेलिंग प्राइस 62 हो गया, प्रॉफिट 10% है, वाटर जो है वो फ्री है तो 0 रुपए पर केजी हो गया। ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो ये चीज आपको देखनी है। सेलिंग प्राइस आपका क्या है? 62 है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 10, ठीक है। सो ये आपका सोल्व करोगे, सो क्या आ गया यहाँ पे 2/10, यानी कि 2/10 ही आया ना। अच्छा ओके, रुको 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 रुको, ऐसे है ये, सेलिंग प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 और इनटू, ठीक है इतना, ठीक है। ये सोल्व करना है आपको। सेलिंग प्राइस आपको पता है, ये 1 प्लस 1/10 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, इसमें ये जोड़ा तो 1.1 हो जाएगा, ओके। 56.36 आ जाएगा। अब एलिगेशन रूल लगाएंगे हम। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा वाटर का कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है।
ओके अब मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगी इसमें मिल्क और मिक्सचर में 3.64 का आ गया, मिक्सचर और वाटर में 56.36 का आ गया। इस रेशियो में ही हम इसको मिला रहे हैं, ठीक है। तो हम 3.64 रेशियो 56.36 के रेशियो में मिलाएंगे। तो इस रेशियो को आप सोल्व कर लो। जब आप इस रेशियो को सोल्व करोगे तो ये 1:15.5 आएगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2:31 आ गया। 2 यानी कि वाटर, मिल्क जो है वो आपका 31। ओके सो वो चीज आपने जो है क्या करनी है, उल्टी करनी है, क्योंकि हमसे पूछा है मिल्क और वाटर का। सो 31:2 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। While defining relationship between teacher and children, dash use it as socially constructed development. सोशली कंस्ट्रक्टेड, सो सोशली देखो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं वाइगोट्स्की से रिलेटेड, या फिर आप तो ये क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी मैराथन के अंदर भी, ये टॉपिक करवा दूंगी ताकि आपको याद रहे। वाइगोट्स्की, पियाजे, ठीक है, ब्रूनर, ये पूछ लेते हैं आजकल एक आधा क्वेश्चन किसी किसी सेट में, मतलब किसी किसी जो है आपकी शिफ्ट में। तो ये वाइगोट्स्की रहेगा जी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, ठीक है। सो वो आपका बी आंसर हो जाएगा। Arrange the steps of constructing an analogical argument in correct sequence. So analogy आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। सो आप पहले नॉन केस के बारे में जानोगे, आपको जो ऑलरेडी पता है चीजें, फिर टारगेट केस को आइडेंटिफाई करोगे आप, ठीक है। उसके बाद आप जो है एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, है ना, EA, या एनालॉजी बाद में ड्रॉ होगी। हाँ, पहले आप शेयर्ड एट्रीब्यूट्स देखोगे क्या क्या चीजें मैच हो रही है, ठीक है। फिर आप जो है एनालॉजी ड्रॉ करोगे और उसके बाद आप इवेल्युएट करोगे। तो आंसर आपका 4th हो जाएगा जी। ओके, ये से ही पता चल गया। पहले जो चीज आपको ऑलरेडी पता है, जैसे वो एक एग्जांपल करते हैं ना कि आपने काऊ को देख रखा था और आपने जब जंगल में जाके एक काऊ जैसा ही जानवर देखा तो आपने उसको वाइल्ड काऊ बोल दिया। तो आपने पहले से नॉन केस को देख रखा था, टारगेट केस आपको आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद आपने एनालॉजी जो है वो उसमें आपने शेयर्ड एट्रीब्यूट्स देखे कि दोनों की 4 टांगे हैं, चीजें हैं। उसके बाद आपने एनालॉजी ड्रॉ की और फिर इवेल्युएट कर दिया कि क्या रेलेवेंस निकल के आ रहा है उस एनालॉजी का, कि हमने उसको वाइल्ड का बोल दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रखे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव दे रखा है, 1000 बार बोला है, 17 गोल्स हैं, इनको रट लो बिल्कुल, ठीक है। आप उस बॉक्स में ही याद करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से याद आपको हो पाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे 17 जो है वो है, कौन से में कहा कैसे वो मैंने बताया था। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये बीच में आप SDG लिख लो, 11, 12 एंड देन 13, 14, 15, 16, 17। ओके, यही चीजें यहाँ हैं। अफोर्डेबल एनर्जी दे दिया, जेंडर इक्वालिटी दे दिया, गुड हेल्थ और वेलबींग दे दिया, क्लीन वाटर सैनिटेशन दे दिया। ये रहा क्लीन वाटर सैनिटेशन, ये रहा गुड हेल्थ और वेलबींग, ये आपका एजुकेशन, सारी चीजें मेंशन है। ओके, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बृहस्पति इज एन ओपन, ये नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, लेखिका जो है वो एक प्रोग्राम है डेवलप्ड बाय CDAC। ज्ञान दक्षिणा बुके ऑफ FM रेडियो चैनल्स है। सशक्त पोर्टल जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ है। श्रुति दृष्टि इज डेवलप्ड फॉर एम्पावरिंग हियरिंग इम्पेयर्ड वुमेन, ठीक है। सो ये क्या आंसर रहेगा, आंसर CDE रहेगा जी। ये तीनों गलत है, पहले 2 सही है। ओके, सो पहला दो सही के बाद ये लेखिका 2007 जो एक प्रोग्राम है हिंदी टाइपिंग के लिए शुरू किया गया। ये ज्ञान दक्षिणा जो है वो एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ना कि FM रेडियो चैनल। सशक्त पोर्टल जो 2006 में आया था, ना कि 2014 में। श्रुति दृष्टि जो है वो हियरिंग और स्पीच इंपेयर्ड के लिए है, ना कि सिर्फ वुमेन के लिए, ठीक है। सो हियरिंग और इंपेयर्ड के लिए तो है, बट सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, सबके लिए है। ओके जी, सो CDE अपना गलत हो जाएगा। बृहस्पति वाला जो है वो ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द पेपर द पीपल यूज्ड टू राइट ऑन, तो पहले किस पे लिखते थे, मैंगो के पत्ते पे, पाम पे, लोटस पे, बनाना पे, तो पाम लीव पे लिखते थे जी। आया हुआ है ये क्वेश्चन, हमने पढ़ा हुआ है। ओके, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू शैनन वेयर मॉडल। तो ये तो मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। ना भी कर रखे हो तो भी एक बेसिक इंस्टिंक्ट तो होता है ना कि अच्छा एक सोर्स है, वहां से इंफॉर्मेशन गई, ट्रांसमिट हुई, ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुंची, रिसेप्शन पे रिसीव हुई और एक फीडबैक मिला। वो चीज है ना, फीडबैक लास्ट में आएगा ना, वो चीज समझ आ रही है ना, फीडबैक लास्ट में आएगा। तो ये अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, पहले पे सोर्स बोल रहे हैं, देन ट्रांसमिट हुई, रिसेप्शन यानी अपनी जगह पे पहुंच गई डेस्टिनेशन पे, और ए फीडबैक हमें मिल गया, आंसर सेकंड आ गया। ओके,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20 का, 25 का, 20 का, तो वो सिंगल डिस्काउंट 65 के बराबर है। अगर मुझे ये स्टेटमेंट भी सही है या गलत है पता चल गया तो मेरे 2 ऑप्शन यहाँ से कट आउट हो सकते हैं। सो ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी बता रखा था, फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपली सोचो 100 रुपए की चीज है, 20% डिस्काउंट के बाद वो कितने की हो गई, 80 की हो गई। अब 80 के ऊपर 25% का डिस्काउंट करके देखो, 80 के ऊपर 25 का, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 0, 20 कम कर दो और तो ये 60 हो गए। ठीक है, अब इस 60 के ऊपर 20% का डिस्काउंट करो। ठीक है, तो कितना आएगा 60 के ऊपर, 60 के ऊपर 20% का डिस्काउंट, 2 5 10, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 12, तो इसमें से 12 कम कर दो, 10 और 2 48 आ गया जी। ठीक है, सो ओवरऑल 100 में से 48 आ गया तो यानी कि 52% का डिस्काउंट हुआ टोटल, 65 तो नहीं हुआ, यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड तो गलत हो गया। बी सी बी डी, ये बोल रहे हैं बी तो सही है ही, तो अब सी और डी में से देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5, सॉलिड क्यूब दे रखा है 5 साइज के साथ, 5 एक साइड का नंबर है ए का, तो आपका जो है क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 5 का क्यूब नहीं आएगा, 5 5 25, 25 5 125, 125 आना चाहिए। आई थिंक बी और सी आएगा क्या आंसर। अच्छा ये ड्रॉप हो गया था भाई, देखो। ठीक है, सो ये ड्रॉप हो गया था। डी वाला जो है वो करेक्ट है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, डी वाला करेक्ट है। नहीं, करेक्ट कब बोला मैंने, अच्छा 6a², ठीक है भाई, फॉर्मूला। ओके, 6a² इसका फॉर्मूला रहेगा, तो 6 और 5 5 25 और 25 छिके 150। ठीक है, सो डी करेक्ट है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। ठीक है, सो ये दोनों ही गलत हो गए, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने, और फर्स्ट तो गलत हमने अभी अभी देखा था, सो आंसर सिर्फ डी ओनली आना था, बट यहाँ है ही नहीं ऑप्शन में। ओके, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ऑल्दो ये तो ड्रॉप था चलो, बट ये 6a का स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला जो आप मेंशन कर लो, मैं मैराथन में भी करवाऊंगी ऑल्दो ये। ओके, स्टडी ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल बिटवीन 1900 टू 1947, तो आप बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हो, हिस्टोरिकल रिसर्च माना जाएगा ये। टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ योगा एक्सरसाइज ऑन मेंटल हेल्थ, और एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, योगा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये एथनोग्राफिक हो गया। 3 1 4 2 है क्या, 3 1 4 2 सेकंड है क्या ऑप्शन, सेकंड है। ओके, Spearman attributed in general factor of intelligence to dash a concept that believed to be originated with Aristotle. So ये नया क्वेश्चन है, मेंटल एनर्जी इसका आंसर रहेगा। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर थियरी दी है, जिसमें वो जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, 2 फैक्टर्स की बात करते हैं। 2 फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस को बोलते हैं। एजुकेशन वाले बच्चों को फिर भी आइडिया होगा, क्योंकि सोल, हेमिस्फेरिक, इंटरनल, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की चीजें हो गई। ओके, तो हमारा मेंटल एनर्जी आंसर रहेगा। MSDOS स्टैंड्स फॉर इजी है, पता होना चाहिए आपको फुल फॉर्म का। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक्रो सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल ऑपरेटिंग और माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। Which of the following are the characteristics of distribution free non parametric test? सो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री अगर हम बोल रहे हैं दैट मीन्स आप नॉन पैरामेट्रिक की बात कर रहे हो। सो इसमें होमोजेनिटी की भी जरूरत नहीं होती है। दे कैन अप्लाई फॉर एन ओरिजिनल डाटा ऑब्टेन्ड ऑन एनी काइंड ऑफ स्केल। नहीं 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 नहीं, अगर ये नॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाला है यानी नॉन पैरामेट्रिक है, तो आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे डाटा होना चाहिए। दे डू नॉट नीड एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है उनको। दे कैन नॉट बी यूज्ड if sample is selected randomly, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। they are quicker and easier than parametric test, ये ठीक है। ठीक है, 2 ही चीजें तो ठीक है, सी और ई ठीक है, आंसर थर्ड आ जाएगा भाई। ठीक है, ये मैंने जो बेसिक स्टैट की 10 क्लास कराई थी ना, वहां से आपका सोल्व हो जाता। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मूक। So Blackboard was formed in 1999 and become a public company in 2004. Connectivism and connected knowledge was first course to be called MOOC.
स्टेफन डॉन्स coined the term X MOOC in 2012. FutureLearn was formed by UK Open University. Open to Study was formed by Open University USA. तो देखो, अगर आपको ये चीजें इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपने नहीं पढ़ा हुआ तो उसको एक बार ऑब्जर्व करके थोड़ा तुक्का मार के लीव इट. ओके, आपको यहाँ चिपकने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है. हार्डली 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे. ओके, बाकी सारे अगर आप पढ़ के गए हो आपको आते होंगे. ओके, आंसर आपका बी, सी और डी हो जाएगा. ये ठीक है. ओपन टू स्टडी जो ओपन यूनिवर्सिटी है यूएसए नहीं ऑस्ट्रेलिया आएगा. और आपका जो फर्स्ट वाला है वो भी गलत है. इसके अंदर क्या आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड का ओरिजिन 1997 में हुआ था. ओके, विच कंबाइंड टू फॉर्म, दो कंपनीज का मर्जर हुआ. 1999 में जो है वो ब्लैक बोर्ड बन गया, लेकिन उनका आईपीओ देन 2004 में आता है. हमसे करेक्ट ही पूछी थी ना. सो मर्जर था ना, मर्जर तो यही हो गया, तो वो पब्लिक कंपनी बन गई. यहाँ आईपीओ जो है वो 2004 में हुआ. सो ब्लैक बोर्ड का ओरिजिन जो है वो 1997 में रहेगा. ठीक है, 1997 में दो कंपनीज मर्ज हुई. देन वो ब्लैक बोर्ड इंक बनाने के लिए 1999 में. तो ये स्टेटमेंट गलत है जी, बाकी ठीक है. सीआरटी मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइस है. उनका क्या क्या काम रहेगा वो यहाँ पे आपको पूछ रखा है. यूजेस एलसीडी, एलसीडी तो ये फ्लैट पैनल वाला ही यूज करेगा. ट्रांसफॉर्म ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू अ फिजिकल फॉर्मेट, प्रिंटर प्रिंट कर दिया ना उसने, फिजिकल फॉर्मेट में ले आया. यहीं से ही सोल्व हो जाना चाहिए. ये लो हो गया. ठीक है, आंसर सेकंड. सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है, फुल फॉर्म. ये आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है पिक्चर पेंट करने के लिए या पिक्चर शो करने के लिए. और प्रोजेक्टर जो है वो एक ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है. Compound interest on a sum of 200 at an interest rate of 10% compounded annually for 2 years is कितने रुपीस. सो वही है अपना 200 देन 1 प्लस 10/100 इसका स्क्वायर 0 से 0, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर आ जाएगा. 200 मल्टीप्लाई 1.1 का स्क्वायर, 1.1 यानी 121. तो ये आ गया. इसकी मल्टीप्लाई कर दो 200 से. सो 2 से ही कर दो, वरना तो ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगी. तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 242. 242 में से 200 गए तो 42 इंटरेस्ट आ गया भाई. सो यानी कि ये आएगा इंटरेस्ट. ठीक है, आंसर भी यही आ गया. ठीक है, एवरेज पूछा है 2 6 3 4 5 का एवरेज निकाल दो. नेक्स्ट टर्म क्या होगी सीरीज में. तो वही चीज है, आप जो आपको इजी लगे. अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है तो ये सोल्व कर लो, वरना ये एवरेज वाला सोल्व कर लो. दो एवरेज वाले से सोल्व होंगी नहीं चीजें. एवरेज वाले का 1 ऑलरेडी दे रखा है, 4 ही एवरेज आएगा. तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जो है वो एलिमिनेट हुई चीज. ओके, तो वो आपको कोशिश करनी है. आंसर सेकेंड. Arrange the following steps of research in order of their occurrences. Okay, research steps के step of research पूछे. Deriving findings, interpretation of the result, formulation of hypothesis, defining the research problem, measuring the dependent variable. तो देखो, सबसे लास्ट में तो आएगा findings draw कर रहे हो. फाइंडिंग ड्रॉ करने से पहले बी या ई इंटरप्रेट करोगे या मेजर करोगे. इंटरप्रेट करोगे ना रिजल्ट्स को, मेजर तो कर चुके हो आप. ओके, सो इंटरप्रेट करोगे यानी बी आएगा. इंटरप्रेट से पहले आप फॉर्मुलेट करोगे हाइपोथेसिस या फिर आप मेजर करोगे. आप मेजर करोगे यानी कि पहले आप प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, फिर आप हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर आप डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करोगे, इंटरप्रेट करोगे और फाइंडिंग्स तक पहुंच जाओगे. आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा. देन है मैच मॉडल्स विद देयर एक्सपोनेंट्स, एंजाइटी रिडक्शन, असर्टिव ट्रेनिंग, डायरेक्ट ट्रेनिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. और कुछ नहीं तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का तो बीएफ स्किनर सबको पता होगा. अगर इतना भी आइडिया आपको होता तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज में अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आई है अब उसको याद रख लो. अब आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग का भी याद रखना है कि लम्सोलियन आएगा, ये एक्स उनसे रिलेटेड है. असर्टिव का याद रखना है, वोल्फ और लेजरस आएगा. एंजाइटी रिडक्शन का रिन और आपका वोल्फ आ जाएगा. तो ये पता हो आपको. अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंट डेज. ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. वर्ल्ड हेल्थ डे, अर्थ डे. अर्थ डे तो 22 अप्रैल होता है जी. देन आपका ये 5 जून होता है. ओजोन डे पहले भी आया आई थिंक 15 16 16 सितंबर होता है आई थिंक. वर्ल्ड हेल्थ डे मुझे नहीं पता.
ध्यान नहीं आ रहा। सो 5 जून, अप्रैल मई जून ना, तो पहले सी देन बी और डी, और ए का हमें पता नहीं है। सी बी डी कहीं साउंड कर रहा है क्या? सी बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक में ही साउंड कर रहा है, तो ए सी बी डी आएगा क्या? ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 22 अप्रैल, ठीक है सही बोला था, बाकी तो मैंने 5 जून और 16 सितंबर। ओके। टर्म फॉर यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस इन इंडियन लॉजिक, व्याप्ति 1000 बार बता रखा है, व्याप्ति रहेगी, ठीक है। मिडल टर्म को हेतु बोलते हैं, मेजर टर्म को साध्य बोलते हैं, इन्फ्रेंस को अनुमान बोलते हैं, तो वो चीज आपको पता हो। What is tetragenic defect due to chemical agent? So bone defect due to exposure to chemicals, hemoglobin malfunctioning due to chemicals, bone marrow defect due to chemicals, birth defect due to utero exposure to chemical. So tetragenic defect जो है वो birth defect रहेगा due to utero exposure, यानी uterus का exposure हो रहा है chemicals से. Which are the conditions for using parametric tests for data analysis? n लेस देन, ओके, पैरामीट्रिक टेस्ट आप कब यूज करोगे? n जो है वो 30 से बड़ा हो, यूजुअली 30 से छोटे पे जाते हैं हम। डाटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है, ठीक है। ऑल पैरामीटर्स मस्ट बी नोन, ऑल पैरामीटर्स कैन नॉट बी नोन, सारे कैसे पता होंगे? सारे ही पता होंगे तो फिर हम खुद ही ना कर लेंगे, बाकी चीजें हो ही जाएगा। सारे नहीं, कुछ ना कुछ तो निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। होमोजेनिटी रहेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड इन इंटरवल एंड रेशियो, ये बात भी ठीक है। सो सी डी ई तो ठीक है जी। सॉरी, बी डी ई, सी डी आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, ये आपका पैराग्राफ है, वीडियो को स्टॉप करो, पैराग्राफ को पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। ओके, बाकी जब मैं पैराग्राफ की जो कॉम्प्रीहेंशन यूनिट 3 है आपकी, उसकी मैराथन लूंगी तो और कोशिश करूंगी कि कुछ और टिप्स ट्रिक्स बताई जा सके, जहां पे मैं भी साथ साथ सोल्व करूं और आपको बताऊं कि कैसे आप बेटर तरीके से और इजीली सोल्व कर सकते हो। 46 क्वेश्चन, आंसर विल बी ए। 47th क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ लो एंड देन आंसर करने की कोशिश करो। आंसर आपका सी हो जाएगा, बेटर स्पीकर। 48th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज एज सिनोनिम्स विद द वर्ड होली? सो होली का क्या रहेगा? प्योर, पोइस, और आपका इम्प्योर, एग्जेम्पलरी, ऑथेंटिक, आंसर सी हो जाएगा। पता चल रहा है कि होली का क्या हो सकता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। What it is dash that influences the people more? The reading habit, writing ability, revolutionary life या authentic life? So authentic life रहेगा। 50th का आंसर, in the context of passage, corrective is defective when he is an eloquent speaker, he has an excellent writing style, he is a person who is consistent in his writing and lifestyle, he is a person who contemplates as a thinker. Okay, तो क्या रहेगा? आंसर रहेगा सी रहेगा जी, ठीक है। ये आपका आज का क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया। 102वीं क्लास आपकी कंप्लीट। 3 4 5 3 क्लासेस बची हैं, फिर मैराथन शुरू करेंगे। आई थिंक मैराथन भी मैं रिकॉर्ड करके ही अपलोड करूंगी, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड में और लाइव में ये हो जाता है। मैं अब जब पहले वाली लाइव देखती हूँ ना, मैराथन जो अभी तक चल रही है, तो उसमें अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो उसको थोड़ी सी ये डिस्टर्बेंस आ सकती है कि वो मैंने लाइव ली हुई है, तो बच्चे को किसी का नाम सुन रहा होगा, कुछ मैं बीच में उनके कमेंट्स या क्वेरीज ले रही होंगी। सो रादर देन एक रिकॉर्डेड क्लास होगी, तो प्रॉपर एक रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए हो जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपकी मैराथन भी हो जाएगी, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। आप अपनी पेस के हिसाब से उसको सुन सकते हो, मैं अपनी पेस के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ। सो थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ है। आई एग्री, लाइव में इंटरेक्शन बेटर हो जाता है, बट क्योंकि लाइव का टाइम बाउंडेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैराथन्स भी मोस्ट प्रोबेबली रिकॉर्डेड ही आएंगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.